हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हमारा एलटी केमिस्ट्री के लिए एस ब्लॉक जो चैप्टर चल रहा था उसका आज सेकंड लेक्चर होने वाला है और आज ही चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्कलाइन मेटल्स के बारे में बात की थी, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के बारे में। तो आज है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्कलाई मेटल कहने का रीज़न क्या है। तो एल्कलाई मेटल हम लोगों ने क्यों कहा था, क्योंकि वो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके एक बेस बनाते हैं और वो बेस कैसे होते हैं, आपके एल्कलाइन नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने कहा था कि Na जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक बेस बनाएगा NaOH, और NaOH एक बेस है। कैसा बेस है? वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल बेस को ही हम क्या बोलते थे? एल्कलाइन बोलते थे। अब यहाँ पे कहानी क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को बात करनी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों इनका नाम रखा है, या एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल्स क्यों कहते हैं? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब होता क्या है कि सबसे पहले हम बात करें कि कौन सा ग्रुप है। ये आपका होता है सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से। एलिमेंट अगर हम लिखें तो बेरिलियम, यानी कि ऐसे याद करते हैं, इसे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 से ये स्टार्ट होता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आप याद रखें कितना होता है? 4 होता है। और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। कैल्शियम का भी याद रख लो, चलो 20, इतना तो तुम्हें याद है भी, राइट। उसके बाद ठीक है, तो अब इनको ऐसा कहने का रीज़न क्या है? तो इनके जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स their oxides and hydroxides are found in earth crust। तो मेनली जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, भूपर पट्टी में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये बेस है एक। तो कैसा बेस है? तो बेस है तो एल्कलाइन बोल दिया। और अर्थ मेटल क्यों? क्योंकि अर्थ में मिल रहा है हमें कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम ये पड़ गया। उसके बाद इनके सारे ही ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। तो बेरिलियम के जो ऑक्साइड होंगे यानी कि BeO, और बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड होंगे BeOH का होल ट्वाइस, कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि सारे तो आपके कैसे हैं? बेसिक हैं, लेकिन ये वाले कैसे होते हैं आपके? बेरिलियम के लिए क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो अगर हम अकरेंस की बात करें तो ये हमें कार्बोनेट्स के फॉर्म में, सल्फेट्स के फॉर्म में और सिलिकेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। और एक आप ये नाम याद रखें, मे बी आपको कहीं पूछ ले, CaSO4.2H2O। तो आप सबने सुना होगा कभी ना कभी जिप्सम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम से क्या बनता था? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता था। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सेकंड ग्रुप की, तो जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। मैग्नीशियम का लिखोगे तो मैग्नीशियम में क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो इसमें भी क्या आ रहा है लास्ट में? s2, यहाँ भी s2 आ रहा है। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2। उनका क्या था? NS1। फिर हम बात करें अगर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, पॉइंट बना लेना बस सब, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। अब इनकी जो
आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, यानी कि जो बेरिलियम होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली ज़्यादा होती है किससे, बोरॉन से। ऐसे ही मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक है, इसका रीज़न मैंने एटॉमिक रेडियाई वाले में बताया था, तो मैं बार बार डिस्कशन नहीं करूँगा। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकालना होता है हमें एस से, और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन निकालना होता है पी से, तो एस से निकालना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये कहानी होती है। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या थी, वाटर के मॉलिक्यूल्स को कितना अट्रैक्ट करेगा कोई आयन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। साइज़ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़। तो अगर आप लिथियम में और बेरिलियम में कंपैरिजन करो, फिर सोडियम और मैग्नीशियम में कंपैरिजन करो, तो आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने में साइज़ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़। तो इनके साइज़ क्या होंगे, आपके कम होंगे। साइज़ अगर कम है तो अट्रैक्शन पावर क्या होगी, ज़्यादा। तो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होती है, फिर हाई होती है। क्लियर हो गया, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। फ्लेम कलरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी वही है कि एनर्जी गेन करेंगे और एक्साइटेशन के थ्रू दिखाते हैं कलर्स। ठीक है, यहाँ पे भी कोई खास बात है नहीं। फिर है टेंडेंसी टू बाइवेलेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तुम्हें, तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट का भी आइडिया लगा सकते हो। ब्लॉक केमिस्ट्री का फ़ायदा यही होता है कि एक ग्रुप के बारे में सही से पढ़ लो तो सबको रिलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे जा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाते हैं, +2। तो मैग्नीशियम +2, बेरिलियम +2। ठीक है, तो ये है। फिर है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। एयर के साथ कैसे रिएक्शन होगी, यानी कि ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं। तो बेरिलियम की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से। अब तुम्हें पता है कि बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2। ऑक्सीजन की भी कितनी है, 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, BeO। बैलेंस करना चाहोगे तो कर लेना, तो यहाँ आगे से 2 लगा देना। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड। ऐसे ही बेरिलियम की रिएक्शन अगर नाइट्रोजन से कराई जाए तो नाइट्राइड भी बना सकते हैं। तो बेरिलियम की वैलेंसी हो गई 2, नाइट्राइड की, नाइट्रोजन की होती है 3, तो क्या बनेगा, Be3N2। तो ये Be3N2। ऐसी मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओगे अगर आप एयर से, खाली O2 से कराएं अगर, तो ये भी क्या बना देगा, MgO बना देगा। ठीक है, और इसमें क्या बात याद रखनी है कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये बहुत इजीली रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इजीली रिएक्ट विथ एयर, इसलिए इन्हें पैराफिन वैक्स में रखा जाएगा। जैसे उन्हें कैरोसिन में डुबा के रखा था या पैराफिन में रखा था। ठीक है, तो इन्हें पैराफिन वैक्स में डुबाकर, मतलब उसके अंदर रखा जाएगा, जिससे ये रिएक्शन एयर में ना करें। उसके बाद और क्या आता है देखो इसमें, फिर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। जैसे वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था Na की रिएक्शन हमने किससे कराई थी, H2 से, तो क्या बन जाएगा, NaH। डायरेक्ट इस लेक्चर को मत देखना, ठीक है, उस लेक्चर को देखना बहुत ईजी लगेगा। इसलिए तुम्हें लगेगा कि अगर तुमने वो लेक्चर देखा ही नहीं तो तुम्हें लगेगा कि सर तो ऊपर ऊपर लिख रहे हैं इसमें चीज़ें, हेडिंग भी नहीं डाल रहे हैं सही से। वहाँ सारे पॉइंट मैंने बना दिए थे, रिलेट करा रहा हूँ सब चीज़ें। तो NaH बनता था, यहाँ पे रिएक्शन कराओ बेरिलियम Be, और यहाँ पे H2 से रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा, BeH2। लेकिन खास बात क्या है, वहाँ पे सारे आयनिक थे, लेकिन Be कैसा होता है, कोवेलेंट होता है, जबकि बाकियों में नहीं होगा ऐसा। कैल्शियम है, तो कैल्शियम जब हाइड्राइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड, तो वो तो कैसे नेचर का होगा, आयनिक ही होगा। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें तो आप जानते हैं कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा, जैसे वहाँ पे NaOH बना था, यहाँ पे COH का होल ट्वाइस बनेगा, यानी कि क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी क्या है, 2 है, राइट। उसके बाद रिएक्शन विद एसिड्स की अगर हम बात करें तो रिएक्शन विद एसिड्स में जैसे हमारे पास कैल्शियम है, तो मान लो उसकी रिएक्शन करा देते हो HCl से, तो क्या होगा, सिंपल CaCl2 प्लस H2। अगेन किसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बेरिलियम। तो बेरिलियम में खास बात है, बेरिलियम तो भाई NaOH और H2O के साथ रिएक्शन करके बना देता है Na2BeOH का होल 4 और प्लस H2।
तो बी क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो बी इज़ एम्फोटेरिक बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिएक्टिव विथ NaOH गिविंग हाइड्रोजन गैस। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि बेरिलियम Cl के साथ रिएक्शन करके मतलब एसिड के साथ रिएक्शन तो कर ही रहा है, वहाँ पे हम मना नहीं कर रहे हैं, यानी कि Be और HCl की रिएक्शन कराओगे तो BeCl2 होता ही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बाहर हो रही है। लेकिन खास बात क्या है कि बेरिलियम जो है वो NaOH के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और वहाँ से भी हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा, क्योंकि बेरिलियम कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर का है, राइट। तो ये हुई रिएक्टिविटी विथ एसिड्स। तो हेलोजन्स के साथ बात करें इनकी रिएक्शन की, तो हेलोजन में भी ये होगा यार, Ca है, तुमने Cl2 से रिएक्शन करा दी, सबको पता है CaCl2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन विद अमोनिया, लाइक एल्कलाइन मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल कैन डिजॉल्व इन अमोनिया, तो ये अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, इतनी बात याद रख लेंगे। फिर रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करते हैं, छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, वैसे तो क्या तुमने टाइम देख ही लिया होगा। रिड्यूसिंग बिहेवियर, तो रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि लिथियम जो है वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत हाई, अपना ऑक्सीडेशन करता है इनका रिडक्शन। ये भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं लेकिन उनसे थोड़े कम होंगे, ठीक है। तो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका भी होता है। तो बस ये बातें आपको जाननी थी। तो कुछ खास बातें, BeO और BeOH का होल ट्वाइस दोनों ही कैसे हैं आपके, एम्फोटेरिक। शुरू में मैंने लिखा था, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दोनों जगह ऑलमोस्ट मैच होती हुई हर जगह पे आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही और क्या आएगा इसमें, हैलाइड्स हमने देख ही लिए हैं। BeCl2 मैंने बता दिया तुम्हें अभी, BeCl2 भी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वो भी कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। और क्या जानते हो इसके बारे में, BeCl2 के बारे में एक बार और जान लो कि बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो अनस्टेबल होने की वजह से क्या बनाता है, डाइमर बनाता है, ऐसे ब्रिज कंपाउंड बना देते हैं, ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे आगे को, ठीक है। तो डाइमर बनाता है, ध्यान रखना। और सॉल्ट्स ऑफ ऑक्साइड एसिड तो हमारे इसमें है नहीं अब। और क्या बचता है तुम्हारे सिलेबस में, डायगोनल रिलेशनशिप मैंने बता दिया है इससे पहले चैप्टर में, फिर भी अगर तुम सुनना चाहते हो तो किन के बीच में होता है, वो सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट के बीच में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी होता है। तो जैसे लिथियम, मैंने पता नहीं पिछले वाले लेक्चर में भी बताया हो, क्या पता। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नीचे कौन आएगा लिथियम के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो डायगोनल रिलेशन मतलब लिथियम मैग्नीशियम से रिलेटेड है, बोरॉन सिलिकॉन से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, इनको बोलते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। बाकी आपने और भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी है। बस एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ मैं तुमको, इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सुनने हैं बस, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए बहुत छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर हैं, सब पढ़ा दिया मैंने, उसमें निपटा दो इनको। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो हमारी बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये रिक्वायर्ड होते हैं। और जो पोटेशियम होता है वो मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ठीक है, खाने पचाने वगैरह की बात चल रही है। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम में हमारा पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जानते होंगे आप लोग, ठीक है, बायो वाले हैं आप लोग। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। और जो ATP होती है उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वो भी किसके वजह से होता है, सोडियम। तो ATP का हाइड्रोलिसिस होगा बाय Na। ऐसे ही आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा आपका कौन, वहाँ पे हेल्प करता है आपका, क्लोथ लिख दिया मैंने, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है कैल्शियम आयन आपका, ठीक है। तो ये होते हैं। ऐसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है, तो ये इनका हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रहता है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।